हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है PYQ सीरीज में। मैं देवराज सिंह अपने YouTube चैनल दिव्या कैंप पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको आशा रहेगी कि मैं 2020 की सीरीज लेके आया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2019 की सीरीज और इस सीरीज में मैं आपको पूरे PYQs बताऊंगा। ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो ना 2019 में आपको मिला था, कंपार्टमेंट वाला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है और कहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहला टर्सरी अमाइन है, अल्कोहल है और अमाइन है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसके आंसर में आप देखेंगे सबसे पहले टर्सरी अमाइन आया, फिर उससे ज्यादा प्राइमरी और सबसे ज्यादा अल्कोहल, क्योंकि सबसे इजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहीं पर क्या हो जाएगी, इजिली पॉसिबल हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, होती अमाइन में भी है लेकिन यहाँ ज्यादा एल्काइल ग्रुप है और उससे कम होती है, यानी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो दो अमाइन थे हमारे पास, तो पहले आया हमारा 3 डिग्री अमाइन, फिर आया हमारा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और फिर आया हमारा कौन, अल्कोहल। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया था कि डिफाइन द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल विद एन एग्जांपल। आप जानते हैं CnNC, ठीक है, NO2 और ONO, HCN और NCS। ठीक है, ये हमारे सभी के सभी एम्बिडेंट क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसमें हमारे दोनों एटम क्या हो सकते हो, अटैच्ड हो सकते हो। किससे, आपके मेन एल्काइल चेन के ग्रुप से। आप जानते हैं Cn, NO2 और HCN, ये तीन ही हमारे क्या है, एम्बिडेंट जो है न्यूक्लियोफाइल हैं। यही सेम क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोफाइल बदल के एम्बिडेंट लिगेंड्स भी कर सकता है, तब भी यही चलेगा, एग्जाम्पल भी यही रहेंगे। ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड वो है जो विच कैन अटैक थ्रू द बोथ साइड, बट एक ही एटम होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हमारा ये बनता है तो रिएजेंट लिया जाता है, हेलो एल्केन में पढ़ा था KCN। अगर NC बनता है तो रिएजेंट लिया जाता है AgCN। और इसके पीछे का लॉजिक भी है कि ये क्या होता है, आयनिक होता है और ये क्या होता है, कोवेलेंट होता है। ये इजिली ब्रेक होता है, थोड़ा देर से ब्रेक होता है, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके किससे लिंक हो जाता है, आपकी एल्काइल चेन से लिंक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, ग्लूकोज हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप वाइल फ्रक्टोज हैज कीटोनिक ग्रुप। आपने पढ़ा है कि जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं CHOH होल 4 और CH2OH। ठीक है, 6 कार्बन हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ सीधे 4 है और ये वाला 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 6 कार्बन हो गए। लेकिन जैसे ही हम फ्रक्टोज में पहुंचते हैं तो फ्रक्टोज में जो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है वो हमारा कौन सी पोजीशन पर होता है, जो है वो दूसरी वाली पोजीशन पर होता है। और ये हमारा जो है फ्रक्टोज हो गया। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों में यही है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो ये हमने स्ट्रक्चरल डिफरेंस कर लिया पता। साथ में ये एक हमारा क्या है बच्चों, एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइड के साथ 6 कार्बन ग्रुप हो, और कीटोहेक्सोज ये है, इसमें कीटोनिक ग्रुप के साथ कितने, 6 कार्बन एटम है, इसलिए ये मेरा कीटोहेक्सोज है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, स्ट्रक्चरल डिफरेंस में ये आंसर लिखने के लिए काम आएगा और आपको 1 नंबर सॉलिड दिलवा के जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो आपको पता ही है कि जब आप क्या है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने पर आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मिलेगा आपको ग्लूकोज, दूसरा मिलेगा गैलेक्टोज। ठीक है, और यहाँ आप जानते ही हैं C12H22O11 प्लस H2O करेंगे अगर वैसे भी लिखना चाहते हैं। पर उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे नेम पूछे थे, तो नेम में आप हाफ नेम इसका दे देंगे, हाफ इसका। देख लीजिए बच्चों, जो इसको लिखेगा उसको हाफ मार्क्स मिलेगा, जो इसको भी लिख देगा उसको हाफ मार्क्स मिलेगा, जो दोनों को लिख देगा वो उसको पूरा मार्क्स मिलेगा। कभी भी CBSE ये नहीं चाहती है
कि आपको उनकी स्ट्रेटजी पता चले, इसीलिए आपके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये PYQ सीरीज लेके आया हूं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैं उन्हीं के आंसर देता हूं जैसे वो दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा फिर भी थोड़ा सा कर देता हूं, पर उतनी ज्यादा भी नहीं जाता हूं। इसमें आपको पूरा मिलेगा कहां कहां हमारे स्टेप मार्क्स में नंबर कट जाते हैं, क्यों कम हो जाते हैं। हम तो उम्मीद लगा के आते हैं कि हमारे जो है 60 65 इतने थ्योरी का पेपर गया है, लेकिन 5 7 नंबर उससे कम होते हैं। उसी की स्ट्रेटजी CBSE आपसे नहीं चाहता है कि वो डिस्कस करें, हम करेंगे। क्योंकि देखो कहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देख लेना ध्यान से। अब कहा है कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, आपका EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसे हम इथेन 1,2 डायमाइन बोलते हैं। ये हमारा क्लोराइड है, 2 है। तो पहले आपको मालूम होता है जितने भी एब्रिविएशन वर्ड लिखे रहते हैं शॉर्ट फॉर्म के, जब हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज नहीं करते, क्या करते हैं बिस। डाई के प्लेस पर क्या यूज करते हैं, वहां पर बिस यूज करते हैं। तो यहां लिखा गया पहले बिस, फिर इथेन 1,2 डायमाइन, फिर डाई क्लोराइडो, ठीक, प्लेटिनम सेकंड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकाल लेना, कितनी आ जाएगी, एक्स की अगर लेट करोगे तो 0 × 2 प्लस माइनस 1 × 2 क्लोराइड के लिए, और इज इक्वल टू में 0, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया +2। 1 नंबर इस बात का था। देखो ये रहा। दूसरा देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्ट्रक्चर पूछनी है। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, PT लिख लिया, और यहां पर 1 और जो है आपकी क्या थी, 1 और ये कौन सी पोजीशन होती है, 1 ये 2, 1 2 पर क्या लग गया आपका, जो है सेम लिगेंड्स आपने लगा दिए, तो ये हो गई हमारी सिस फॉर्म। और यही लिगेंड जब हम 1 6 पर ले आएंगे तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म। इसी को देखो आधा आधा नंबर आपको मिलता है दोनों स्टेप के लिए। और अगर इसको 3 नंबर का करना था, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो सकता है 3 मार्क्स में यही क्वेश्चन बना दे, कहे कि विच जियोमेट्रिकल आइसोमर इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव होती है, तो सिस फॉर्म आप बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिस फॉर्म बनाएंगे, और सिस फॉर्म बनाने के साथ साथ उसको ऑप्टिकली एक्टिव भी दिखाएंगे। यहाँ PT लिखेंगे। ठीक है, PT लिखने के बाद आप यहाँ पर Cl और ये आपके EN है। ठीक है, क्योंकि यही वाली जो है हमारी ऑप्टिकल एक्टिव होगी, मिरर वाली कंडीशंस बता देंगे। ठीक है, फिर से बनाएंगे PT, और वही उसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ 6 वैलेंसी ड्रॉ करेंगे, और इस बार Cl इधर को बना देंगे, और EN वाला जो है कहानी वो आपकी कहां पर, यहाँ 2 जगह लग जाएगी। अगर उसको ये करना था तो देखो फिर से आपका 3 नंबर हो गया, आधा इसके लिए और आधा इसके, हर जगह नंबर मिलता है। अब कुछ बच्चे क्या है जल्दीबाजी में कि लो हम तो एक ही बना देते हैं। ठीक है, इवन मैंने तो यहां तक बच्चे बनाते देखे कि वो एंगल के साथ नहीं बनाते, सीधे सारे 90 एंगल पे बना देते, जबकि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, वहां नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इन सब का ध्यान हमको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए फॉर्मूले लिखने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका। पहले वाले का बनेगा CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट का होल ट्वाइस SO4 होल 3। ध्यान से देखिए, कोबाल्ट थर्ड, आप यहां कुछ भी कर लीजिए 3 नहीं आ सकता, क्यों, देखो ध्यान से, CO है, NH3 है। ठीक है, बस आपने NH3 को हेक्सा के हिसाब से 6 लिख दिया, और अब आपने यहाँ क्या लिखा, SO4 लिखा। अब आपको मालूम है SO4 की जो है -2 वैलेंसी होती है, तो इसके लिए CO की 2 आएगी, तो अब 3 कैसे आया जाए, 3 ऐसे आया जाएगा जब आप इसका होल थ्राइस लगाओगे और ये वैलेंसी इधर ट्रांसफर करोगे। यहाँ गलती मत कर देना, क्योंकि इतना तो मैंने बहुत देखा है एग्जाम में कि बच्चे लिख देते हैं, ये 2 3 वाले गेम में फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है, ट्रैप्ड नहीं होना है। क्यों हुआ हम ट्रैप्ड, जब आप प्रिपरेशन करेंगे पहले सीखेंगे सर से। ठीक है, क्लियर। तो K3 ये दूसरे के लिए है। देखो कि पोटेशियम, सबसे पहले आप पोटेशियम में ये तो पता कर नहीं सकते 3 है कितने, पोटेशियम लिख दीजिए। ठीक है, फिर ट्राई ऑक्सीलेटो है, लिख दीजिए साहब। क्रोमियम के साथ कौन है, OX का होल थ्राइस क्रोमेट के साथ है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लानी है, 3 लानी है। अब आपको मालूम है OX का कितना होता है, माइनस जो है 2 होता है, बाइडेंटेट लिगेंड है, इंटू 3 करोगे तो यहाँ तो कितनी आ जाएगी भाई साहब, 6 आ जाएगी, है ना, 6 आ जाएगी। चलो एक ये वाला कम कर लिया, 5 आ जाएगी।
अभी लानी कितनी 3, तो इसको कितना कम कर लो, 2 और कम कर लो। 2 और कम करने का मतलब समझ रहे, 3 कर लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ +3 और करोगे, जैसे ये +3 करोगे इसमें से कम हो जाएगा, और ये जो 6 आया है इसके प्लेस पे कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे एडजस्ट करके हम बड़े आराम से अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड से बड़े प्यार से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि भैया क्या करो, आउट ऑफ द दीज टू कॉम्प्लेक्सेस क्या करना है, इनमें से बताना है पैरामैग्नेटिक कौन है, मोर स्टेबल कौन है, इनर ऑर्बिटल कौन है, और हाई स्पिन कौन है, और कोबाल्ट का नंबर भी दे दिया 27, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े महान हैं भाई साहब, 30 तक के एटॉमिक नंबर भी लर्न करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ये कोई भला टीचर होगा जिसने आपकी क्या कर दी, पूरी भलाई कर दी, एटॉमिक नंबर भी लिख डाला आपके लिए। तो ये चीज हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। फिर बात आती है मोर स्टेबल कौन होगा, तो मोर स्टेबल वही होते हैं या तो फुल फील्ड हो या तो क्या हो, हाफ फील्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनर किस में होगा, जिसमें डी ऑर्बिटल n-1 वाला यूज हो रहा होगा, n-1d। ठीक है, हाई स्पिन कौन होगा, जिसमें nd ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। ठीक है, ये है। तो देखो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो पैरामैग्नेटिक में आपका COF63 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, अगर मैं 727 की बात करूं तो लास्ट में मुझे 4 मतलब आर्गन के बाद जो है मुझे क्या मिलेगा, 4s2 और 3d कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब मुझे 3 दान देने हैं इसमें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 दान यहां से चले जाएंगे और 1 दान यहां से हो जाएगा, तो कितने बचेंगे इसमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्लियर, इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं ये कहानी यहां देखूं तब भी तो यही बचेगा जी, नहीं, क्योंकि En एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, थोड़ी सी बैक पेयरिंग करा देगा, तो ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे किस में बदल जाएंगे, पेयर्ड में बदल जाएंगे। क्लियर, अब बात आई यहां पर, जब ये देखो सारे के सारे किस में बदल जाएंगे, पेयर्ड में बदल जाएंगे, आप खुद ही देखो ध्यान से, तो क्या होगा, स्टेबल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाफ फील्ड पूरी तरह से हो जाएगा एक तरह से। कौन सा वाला, T2 T2G वाला जो 6 है वो पूरा हो जाएगा। समझ में आया, यहां से स्टेबिलिटी गेन करेगा क्रिस्टल फील्ड से। ठीक, यहां कहा है उसने क्या, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देख लो भैया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, जब आप देखो ध्यान से कि ये वाला जो En वाला इनर कॉम्प्लेक्स होगा, देखो ध्यान से, जो 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, जब वो बैक पेयरिंग होंगे तो क्या होंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 2 इसमें आएंगे, और ये वाले दोनों डी ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे, और एक होगा किसका, एक होगा भाई साहब एस का, और 3 होंगे किसके, यूज पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसा है, 2 डी तो लिख लिया D2, एक एस तो लिख लिया एस, और 3 पी तो लिख लिया D2sp3 6 नंबर के लिए। तो जब D इनर वाला है, ध्यान से देखो, जब D इनर वाला है, क्योंकि ये है 4s, तो ये क्या है, ये है 3d, तो n-1 हो गया ना। तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा किसमें, इसमें, ऊपर वाले में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका वीक लिगेंड है, ये तो बैक पेयरिंग कराएगा नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 कैसे रहेंगे इस वाले के लिए। देखो इसके लिए भी सीख लेते हैं, एफ के लिए, एफ के लिए जो 6 इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी किसके, एफ वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, रहेंगे उसमें भी 6 ही, लेकिन कैसे रहेंगे, यहां देख लीजिए, समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, बैक पेयरिंग होगी नहीं, तो ऑब्वियसली कौन सा यूज होगा, 4s होगा, 4p होगा, लेकिन अभी भी 6 नहीं मिले, तो कौन होगा, 4d यूज होगा। अब 4d यूज होने का मतलब समझ गए, nd यूज होगा, और nd यूज होगा तो आप खुद ही समझ जाइए कि जो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो किस में होगा, फ्लोराइड वाले में होगा। समझ गए, देखो 3 नंबर इस पे आपको दिए गए हैं, वो सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 नंबर में 4 दिए गए हैं, इसीलिए उसने कह दिया भैया 1/2 × 4 कर लो, हर एक पर आधा मिलेगा। इनमें से जितने आंसर आपके करेक्ट जाएंगे, हर एक आपको हाफ मार्क्स दिलवाएगा। बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि केमिस्ट्री में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आप पूरे पेपर में देखेंगे लास्ट ईयर के, कहीं भी आपको 1 और आधे से वो नंबर ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक एक आधा आधा नंबर जोड़ के बड़ी मुश्किल से 70 नंबर कमाए जाते हैं। और हाँ, अगर आप 10-20 नंबर वाले हैं तो कंटिन्यूअस 12th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम कंटिन्यूअस जो है आपको सैंपल पेपर भी, PYQ सीरीज भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। आप बड़े आराम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, इसमें कोई भी ज्यादा कष्ट नहीं लगता है।
सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां है, देखिए इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 KOH से। हमें पता है जब ये रिएक्शन होती है KOH से, तो ये जो एल्काइल चेन है ना, सबसे पहले ये किस में बदल जाती है बच्चा पार्टी, ये बदल जाती है हमारी COOK में। और हाइड्रोलाइसिस पर किस में बदल जाती है, COOH में। किसमें बदल जाती है, COOH में। यहां देखिए, यहां भी ऑक्सीडेशन कराया गया है। आपको मालूम है किसी भी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो सेकेंडरी कीटोन मिल जाएगा। अगर वो 2 डिग्री होगा तो ये तो 2 डिग्री ही है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री होता तो एल्डिहाइड मिल जाता। अब यहाँ देखो, यहाँ भी रिएक्शन पढ़ी हमने अमोनिया डेरिवेटिव वाली। ये H2O आउट हो जाएगा, और जब ये H2O आउट होगा तो भाई साहब कुछ आंसर इस तरह का बनेगा N, और आगे को तो कहानी लिख दो सीधे, NHCO NH2। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जो है दोनों A और B कंपाउंड निकल करके आ गए, आप देख सकते हैं। देखो A B आपका पूरा मैच किया, A B पूरा मैच किया। ये आपको फिल करना था। अब आप फिर समझ गए होंगे, 2 नंबर का है, आधा यहां पर, आधा यहां पर, आधा यहां पर और आधा यहां पर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है 4-4 2-2 नंबर के लिए भाई। कहा है कि डिकम्पोजिशन होता है आपका अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, क्या करा रहा है भाई साहब, डिकम्पोजिशन करा रहा है। क्या करा रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना, कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दे दी, ठीक है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.1 to 0.064 m। समझ गए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है। जीरो ऑर्डर के लिए हम ये जानते हैं कि T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। ये आर नॉट मतलब जीरो पर जो कंसंट्रेशन होगा, टी मतलब जो टी टाइम पर कंसंट्रेशन। जीरो पर कंसंट्रेशन ये रहा, और टी टाइम पर कंसंट्रेशन ये रहा, और के की वैल्यू ये रही। तो इन सबको पहले ऊपर क्या करना, मैं सजेस्ट करूंगा गिवन करके लिख लेना। ये एक भी जो है ना लिख रखा है, लेकिन वहां कहा जाता है कि इसको हाफ हाफ करिए। कैसे, जो बच्चा गिवन लिख दे कि रेट ये है, के ये है, आर नॉट ये है, आर टी ये है, उसको आधा नंबर दे दो। जब फॉर्मूला लगाए तो आधा दे दो, और वैल्यू पुट करे तो फिर दे दो। देखो वो लिखा हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर सॉल्व कर दे तो फिर दे दो। बस सीधे सीधे वैल्यू रख करके पुट करनी थी और आंसर निकालना था। 3 नंबर का न्यूमेरिकल ये आपका आता है। इस बार भी आपको 13 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। कौन से वाले, फिजिकल वाले पोर्शन से, फिजिकल केमिस्ट्री से, जिसमें मात्र इस बार 3 ही चैप्टर आपके लिए बचे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि रीजन बताना है भाई। ठीक है, रीजन बताना है। देखो एक एक का रीजन डिस्कस कर लेते हैं। पहले में कहा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। बहुत छोटा सा है, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये भी लिख सकते हैं अदर रीजन भी, कि बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लिख सकते हैं कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। ये सारे कहानी, इनमें से कोई एक लिख दो। लो जी भाई साहब, आपका आंसर सही हो जाएगा। E नॉट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज निगेटिव, whereas Cu2 positive is Cu2 positive to Cu is positive। तो देखो जब Mn2 है वो स्टेबल होता है ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है वो, कौन सी वाली, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ड्यू टू द हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है ये, एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बेस्ट रीजन है, कोई और रीजन मत देना। और Cu इज पॉजिटिव। Cu की जो है, दोनों की दोनों एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन भी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो जाती है आपकी, हाई होती है। तो ये कैसी, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। और जिनकी ये कहानी नहीं होती है, उनकी कहानी में क्या आता है, उनकी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि वो क्या रहते हैं, वो उनकी वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं होती, या तो लेस पॉजिटिव होती है या तो निगेटिव होती है। एक्टिनॉइड्स शो इर्रेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा होगा बहुत जिग-जैग है। क्यों, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी में बहुत बहुत डिफरेंस है। 5f देखेंगे आप, फिर 6d देखेंगे,
फिर 7s, ये तो है आउटर मोस्ट सेल, ये है आपका कैसा, कौन सा, एक तो है आउटर मोस्ट सेल और ये है आपका पेनल्टीमेट सेल और ये है आपकी एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो किसकी आता है, कंपेरेबल एनर्जी की वजह से जो है इनमें इरेगुलरिटीज मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आप देखेंगे भी कि पहले ही इलेक्ट्रॉन बाहर भर चुका होगा और फिर उसके बहुत अंदर आकर के भरता है। और ऐसा होने से आपने एक कहानी और सुनी होगी, उसका नाम है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी मोस्ट डाल लेना उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, इसमें भी आपसे रीजन पूछा गया है, देख लेते हैं। पहला कहा गया कि आउट ऑफ, देखिए ये दिया गया है CI, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। भाई इतने वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस किसमें है, CBr और CI बॉन्ड में। तो कौन सा जल्दी ब्रेक हो जाएगा, CI वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि लार्ज साइज की वजह से, ठीक है, या कहो बेटर लिविंग ग्रुप की वजह से, या कहो ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो तीन तीन दे रखे हैं, कोई सा भी लिख दो चलेगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, देखो यहां भी नंबर डिवाइड कर दिया गया है, हाफ एंड हाफ। अब देखो यहां है CBSE की चालबाजी, यहां है CBSE की चालबाजी, ठीक है। तो वहां उसने नंबर डिवाइड कर लिया, क्लियर। अब नंबर डिवाइड कर लिया, ठीक, तो कैसे कि SN1 में कौन है, देखो क्यों करा नंबर डिवाइड, पहले तो ये बताना कौन है, तो आपने लिखा ही है, और फिर देखो फिर लिखा आपने कि ये रीजन है। अब बच्चे क्या करेंगे मैं बताऊं आपको, ये नहीं लिख के आएंगे कौन है, बस ये लिख देंगे, ठीक है, कि ये वाला जो है CI बॉन्ड, ये रीजन लिख देंगे, उसको कंपाउंड को नहीं लिखने के, देखो कॉमा लगा के लिख रखा है और कट गया था नंबर। देख लीजिए आप कितनी चालबाजी चलती है, इससे बचना है प्रैक्टिस कर करके PYQs की और सैंपल पेपर की। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन p नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एट 443 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। ठीक है भाई, तो ये रहा, आपको मालूम ही है डायरेक्ट OH बन जाता है। ठीक है, हालांकि उसने रिएक्शन पूछी थी, लेकिन यहाँ रीजन भी पूछा जाता है कि ये NO2 ग्रुप में इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। आपको मालूम है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट नहीं करने देता, सीधे इलेक्ट्रॉन को अपने पास विड्रॉ कर लेता है। और जब बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर ये ना लगा होता तो पहले यहाँ क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद अगेन आपका फिनॉल बनता है। ठीक है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा NCERT का ही है। और रीजन आप जानते हैं, तो रीजन है क्या कि इसका जो आपका डेक्स्ट्रो लेवोरोटेटरी आइसोमर होते हैं ना ब्यूटेन टू ऑल के, देखा है बिकॉज एनेंसियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, एनेंसियोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। और जब भैया सेम बॉइलिंग पॉइंट होंगे तो उसमें ये वाली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी काम नहीं करेगी, नॉर्मल डिस्टिलेशन तो काम करेगी ही नहीं। ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है एनेंसियोमर्स की, ये भी याद रखना। बहुत अच्छा सा जो है एक क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा, इसमें आपसे कहा गया है, ये वो है ABCD वाली कहानी। ठीक है, ध्यान से देख के चलना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था एरोमेटिक A, उसने क्या किया, उसने रिएक्ट किया जी Br2 और KOH से और बना दिया साहब B। लेकिन B का उसने फॉर्मूला दे दिया कि C6H7N है। इस B को रिएक्ट कराया जी क्लोरोफॉर्म से, और किससे, एल्कोहलिक KOH से। इसने कहा कि प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C। इसने एक ऐसा कंपाउंड बनाया है जिसमें क्या है, आपकी क्या है, फॉल स्मेलिंग है, फॉल स्मेलिंग, समझ गए। राइट द रिएक्शन एंड राइट देयर IUPAC नेम। देखो ये देखो ध्यान से, अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ का IUPAC नेम लिखेंगे, कुछ का नहीं भी लिखेंगे। अब यहाँ ये कंपाउंड अगर यहाँ पर आपका ये दे रहा है, ध्यान से देखो, तो ये जो है हमारा क्या होना चाहिए, अमाइड कंपाउंड होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, बेंजेनामाइड। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कंपाउंड है ये उसने हमें दे रखा एनिलीन, और एनिलीन है तो सीधी सीधी बात है कि यहां से पूरा CO ग्रुप गायब हुआ है। समझने वाला ध्यान है देने वाली बात है, CO पूरा ग्रुप गायब हुआ है। और ऐसा कारनामा करने वाली यही रिएक्शन है जिसका मान है, जिसका नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? और आपको पता ही है कि जब एनिलीन आपकी क्लोरोफॉर्म और KH से रिएक्ट करती है तो देती है फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो कि आपकी एनसीईआरटी के हेलोएल्केन का लास्ट कन्वर्जन भी है, और आपकी क्या है, एक कार्बोलामाइन रिएक्शन भी है। क्या है? कार्बोलामाइन रिएक्शन भी है। और जब हम केमिस्ट्री की लैब में अमाइन ग्रुप टेस्ट करते हैं तो भाई साहब सड़ी हुई बदबू जितनी आती है वो आप बहुत अच्छे से फील कर भी चुके होंगे, क्योंकि अब तो आप सारा कारनामा निपटा ही चुके हैं अपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है? इसमें लिया NaCnHCl के प्रेजेंस में, तो आप जानते ही हैं भैया क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक, दोनों के दोनों क्या है, यहां पर लग जाएंगे OH और CN करके ये लगे हुए भाई साहब, देखो समझ गए। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लिखना चाहो तो लिख भी लो। अगर मान लो समझ में कम आ रहा है तो यार लिखने में भी क्या दिक्कत है, लो जी। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बना दिया, एडिशन रिएक्शन थी। ठीक है, एल्काइल कैडमियम, ये कैडमियम वाली रिएक्शन याद होगी। ये आपका किससे, बेंज जो इथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो आपको मालूम ही है क्या बनाएगा। यहां से Cl हट जाएगा और यहां से CD हट जाएगा और ये ग्रुप इधर आ जाएगा, देखो ये बन गया। और CdCl2 सब क्या हो गया, आउट हो गया। ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, और Br2 और रेड फॉस्फोरस से भाई साहब रिएक्ट करता है, तो आपको पता है इस वाले अल्फा हाइड्रोजन की छुट्टी कर देगा ये, और यहां पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, बड़े आराम से हमने कंप्लीट कर दी। हर एक के कंप्लीटेशन पर हमको क्या मिल गया, एक एक नंबर मिल गया, 3 नंबर हमारी झोली में आ गए। खुश, और क्या चाहिए। नेक्स्ट देखो, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कहा है प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस। देखो भाई साहब बड़ी गड़बड़ करेंगे इसमें बच्चे, देखो ध्यान से। ये रहा प्रोपेनॉन, मैं इधर लिख देता हूं CH3CO CH3 प्लस एक और लो CH3CO CH3, जब कंपाउंड समझ में आएगा, है ना। इस वाले CH3 को क्या करो, इस वाले CH3 को कहां कर लो भैया, नीचे को लगा लो, बात तो एक ही है। लेकिन यहां से जब एक प्रोटॉन यहां ट्रांसफर करोगे तो ये OH बदल जाएगा, ये क्या होगा, OH बदल जाएगा, और हमको समझ भी आ जाएगा कि भाई साहब रिएक्शन है कौन सी। ध्यान से देखना, जो कंपाउंड बना है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, कीटोल होते हैं। क्या होते हैं, कीटोल होते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्यार से बिल्कुल स्टेप वाइज समझते चलिए, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप कहां से कहां घुमाई। और आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। भले ही इसकी शक्ल देख के मुझे एक बार को ये लगा कि एल्डोल मतलब सॉरी एनसीईआरटी, ये रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी में, जल्दी से पढ़ी है, और यहाँ के प्रोडक्ट में तो पहुंचने में दिक्कत आती है बच्चे। ठीक है, इस तक तो वो पहुंचता ही नहीं। मैंने तो देखा पता ना क्या क्या बना डालता है दुनिया भर का, जो कभी लैब में बना है ना बनेगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में ध्यान से देखिए, जिंक अमलगम है आपका और HCl है। आपको मालूम है ये जो O हट के यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और यहीं पे 2 H आ जाएंगे, तो CH2 में बदल जाएगा, ये बदल गया। ठीक है, इथाइल बेंजीन बना। कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, आपको मालूम है। ये वाला Cl हट के यहाँ क्या आ जाता है, H आ जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ये बना। बहुत प्यारी प्यारी रिएक्शन है, देखने में खतरनाक सी लगती हैं। शुरुआत में केमिस्ट्री के पेपर में हर बच्चे को यही चीज लगती है कि यार पेपर में मुझे कुछ नहीं आता, जबकि उसको सब कुछ आता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसने कहा डिफरेंशिएट करना है अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप बता भी सकते हैं कि अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर
इनसॉल्युबल है। ठीक है, क्लियर? तो यही दे दो, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा। बाकी और 2-4 डिफरेंस और भी हैं, जैसे लिंकेज का डिफरेंस दे सकते हैं। इस वाले में अमाइलोज में जो है ब्रांचिंग 1,4 की होती है, उसमें आपकी क्या है ब्रांचिंग, सॉरी इसमें लिंकिंग होती है, ब्रांच इसमें लिंकिंग भी है, सिर्फ लिंकिंग नहीं ब्रांचिंग भी है, इसे दोनों होती है, कोई सा भी दे दो। ठीक, फिर पूछा पेप्टाइड लिंकेज में और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बताओ भाई। तो आप जानते हैं यार पेप्टाइड लिंकेज जो है वो CONH है और ये फॉर्म्ड होता है बिटवीन 2 अमीनो एसिड। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा लिंकेज है आपका? ऑक्साइड से, जब दो आपकी मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ती हैं। जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट किससे जुड़ती हैं? ऑक्सीजन से लिंक होती हैं। इवोल्यूशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, है ना? तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जब हमारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं CONH बॉन्ड से, इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। दोनों में थोड़ी थोड़ी सी बात है, तो गड़बड़ मत कर लेना, कभी लगे कि ज्यादा खतरनाक हो गया काम, ऐसा नहीं है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में बहुत बढ़िया से देखो, तुमने कहा है कि फाइब्रस प्रोटीन में क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और रन पैरेलल होती है। ग्लोबुलर में क्या है? जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल राउंड है और स्फेरिकल शेप में होती है। तो ये आपने लिख दिया। और देखो भाई साहब, खुद CBSE कह के गई है कि अगर कोई और अदर बढ़िया से सुटेबल सा रीजन बच्चा लिखेगा, अपने मन का नहीं, मेरे घर की कहानी लिख के नहीं आनी है ना, ये कोई भी एनसीईआरटी की लाइन जो बढ़िया से इनमें डिफरेंशिएट करती हो, ऑथेंटिक हो, उसको आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। नहीं, कभी अपनी मर्जी से लिख डाल लो कि सर हम तो यही करेंगे, आपको जो कहना कहो। जी हाँ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज यानी स्ट्रेट चेन। तो आपको जानकर हैरानी होगी या परेशानी होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन डिक्टो ये एनसीईआरटी का ही पिक मैंने उठा रखा है, देख भी सकते हो, वैसी कलर से एनसीईआरटी प्रिंट होती है कि जब HI से रिएक्ट करता ना ग्लूकोज तो बनाता है एनहेक्सेन, एक 6 कार्बन की चेन का, एक 6 कार्बन एटम की चेन का सीधी जो है कंपाउंड बनाता है, जो प्रूव करता है कि उसमें क्या है कि स्ट्रेट चेन है। 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, आपको याद है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दो, जहां जहां 5 OH लगे हैं वहां सब पांचों जगह एसीटेट बन जाएगा। कहा है एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड वो कार्बोनिल ग्रुप में है, तो आपको मालूम होगा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओ और ये ग्लूकोनिक एसिड देता है आपको बहुत आसानी से। ये तीनों आंसर आपने दे दिए डायरेक्ट, और ये प्रॉपर्टी से किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। और भाई साहब 19 में तो इतना बढ़िया पेपर पूछा गया था, मतलब समझ लो एक भी चिंदी भी इतनी सी बाहर नहीं थी पेपर से इधर उधर से। तब भी बालक परेशान, सर यो ना होता, सर वो नहीं होता, पता नहीं क्यों इतना। यहाँ आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है जिसमें E0 सेल की वैल्यू आपको दे दी है, इक्वेशन दी गई है और कहा है E सेल निकाल दीजिए भाई साहब इसके लिए, और राइट द डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। इसे छोड़िए तो आप समझ लेना, देखो नीचे के नंबर चला जाएगा आपका। देखो एक नंबर यहाँ कटेगा और एक ये कटेगा, कभी तुम सोचो डायरेक्शन का तो मैं क्या बताऊंगा, बस ये सॉल्व करा, वेल डन बोला बेटा अपने आप को, और चलो भैया हो गया हम तो सीधे सीधे आपने नर्ड्स इक्वेशन लगानी है। ठीक, नर्ड्स इक्वेशन लगानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए भाई साहब नर्ड्स इक्वेशन लगा दिया आपने, और आपने यहाँ क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। ठीक, वैल्यू पुट करके E0 सेल की भी कर दी। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस बार आपको हिंट्स मिलेंगी, लोग वैल्यू मिलेंगी, रख करके हमने E सेल निकाल लिया कि इतना आया जी। अब कहा गया है कि Cu2Mg कैथोड टू एनोड सेम डायरेक्शन, फिर कहा गया है Mg2Cu एनोड टू कैथोड अपोजिट डायरेक्शन। ये करंट की डायरेक्शन हो सकती है और ज्यादा कुछ नहीं होगा। वैल्यू सब कंसंट्रेशन की कहां दे रखी थी, ये दे रखी थी। कभी आप सोचो ये केसी कैसे निकला सर, ये तो बताया ना आपने। भाई केसी में क्या होता है, केसी में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है, Mg2 पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू 0.01, ठीक, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कौन है, Cu2 पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0.01 है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखो गलती मत कर लेना, अगर इनकी वैलेंसीज सेम है तो फिर तो कुछ नहीं, अगर इनमें वैलेंसी में डिफरेंस हो तो हो सकता है वो पावर में लग जाए। इस बात का फोकस करके रखना, दोनों नर्ड्स इक्वेशन याद रखनी चाहिए आपको बढ़िया से, दोनों नर्ड्स इक्वेशन आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। देखो और तो नहीं है कोई एक आध, नहीं और नहीं है,
ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज की वीडियो को करेंगे समाप्त, ठीक है। और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट, वही अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।